नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो गजा में बच्चों के कातिल कौन कौन हैं? मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। लेकिन इस मुलाकात में गजा में भूखमरी पर कोई बातचीत नहीं होती है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं जताई जाती है। एक असर्शन दिखता है, एक ये फोकस दिखता है कि हमास का खात्मा करना है, आतंकवाद का खात्मा करना है। ये कहा जाता है कि हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है गजा सिटी में, और इसीलिए जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो जगह छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि हमास नहीं चाहता है कि लोग, आम नागरिक उस जगह को छोड़े ताकि उनका जो शील्ड है वो बना रहे। अगर ये दलीलें डेमोक्रेसी के लीडर्स की तरफ से दी जाएंगी तो फिर मानवता किसके सहारे? दुनिया भर में चिंताएं तो बहुत जताई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर उन भूख से भिलकते बच्चों को, क्या उनके बारे में किसी को वाकई में चिंता है? क्या उनको मदद पहुंचाने के प्रति वाकई में किसी कोशिश को आप देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों के सामने इसीलिए कुछ तथ्य हम रखना चाहते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गजा में भूख और भूख से बिलखते और भूख के लिए तड़पते बच्चों के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ फैक्ट्स हम रखते हैं आज अपने स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आज के जो मेहमान हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस आवाज़ को लगातार ना उठाया जाए, क्यों उन बच्चों की भूख के लिए चिंता ना जताई जाए, और क्यों उन बच्चों तक भोजन के साथ साथ शिक्षा की भी बात क्यों ना की जाए, उनको बेहतर सुविधाओं की बात क्यों ना की जाए। और तब कहा जा सकता है कि हाँ, हम भी मानवता को आगे बढ़ाने में, मानवता के लिए आवाज़ को बुलंद करने में साथ साथ हैं। कुछ फैक्ट्स पहले रखते हैं अपने दर्शकों के सामने कि गजा में मानवता पर क्रूर हमले जारी हैं। भूख और कुपोषण से जो डेटा है, 422 मौतें हो चुकी हैं, और गजा सिटी में ये मैन मेड अकाल है। दक्षिणी मध्य गजा में भी अकाल का विस्तार हो चुका है। फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, ये यूएन सपोर्टेड बैक्ड एक संस्था है, आईपीसी। इसका दावा है कि अकाल में जो 422 मौतें हुई हैं, भूख की वजह से जो 422 मौतें हुई हैं, उसमें से अकेले जो बच्चे शामिल हैं उनकी तादाद 145 है। 145 भूख से बच्चे मर गए, 145 ये संख्या है। और फिर भी तमाम डेमोक्रेसी खामोश है। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी है जो तानाशाहों से भी बढ़कर खामोशी अख्तियार किए हुए नजर आती है? और तो और मुस्लिम देशों का क्या हाल है? मैं ये कुछ और फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ। 5 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं, 1,32,000। दर्शक फिर से सुन लीजिए, 5 साल से कम उम्र के 1,32,000 बच्चे कुपोषण, भयंकर कुपोषण का शिकार हैं। 43,000 बच्चे, 43,000 जानलेवा संकट का सामना कर रहे हैं। हर 3 में से एक परिवार गजा में रह रहा, बहुत ही दुर्दशा में रह रहा, हर 3 में से एक परिवार दिन भर बिना खाना खाए गुजारने को, रात गुजारने को, दिन गुजारने को बेबस है। नेतन्याहू गजा में आतंकवाद का सफाया करने की बात करते हैं। गजा नरसंहार के लिए तो क्या फिर सिर्फ हम नेतन्याहू को ही दोषी माने, या फिर उन तमाम लीडर्स को दोषी माने जो गजा में भूखमरी पर खामोशी बरतते हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ प्रतीकात्मक बातें करते हैं, या फिर घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आते हैं? क्या गजा नरसंहार का दोषी सिर्फ नेतन्याहू हैं, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, या फिर तमाम डेमोक्रेसीज के लीडर्स, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, वो नाटो हो, वो मुस्लिम देश के कथित तौर से बहुत ही विकासपरक जो है लीडर्स हो? क्या ये तमाम लोग दोषी नहीं हैं? आइए हम आज जो हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं हरविंदर सिंह, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और हमारे साथ ताहिरा हसन भी जुड़ चुके हैं, सोशल राइट्स एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरविंदर सर, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ जी। अभी हाल ही में एक फिल्म आई जिसका निर्देशन भारतीय महिला ने किया है। उस फिल्म को पुरस्कार भी मिला, और इस फिल्म की वाहवाही इसलिए हुई क्योंकि इसमें गजा में तड़पते बच्चों की व्यथा दर्शाई गई थी।
गजा में मानवता रो रहा है, इसे दर्शाया गया था। तो फिल्म और कलाकार शायद अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो इस हताशा को, इस निराशा को, सबसे बड़ी बात इस अकाल को लगाम लगा सकते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं है। हरविंदर सर, आप कैसे देखते हैं जब ये देखते हैं कि गजा में बच्चे जो है, जो तस्वीरें आ रही हैं, 143 बच्चे तो भूख की वजह से मर चुके हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ये जो बच्चे हैं अभी भी अपने लिए अपनी थाली में भोजन की उम्मीद लगा रहे हैं, आस लगा रहे हैं। हरविंदर सर। हाँ, ये बहुत एक दुखदाई मसला है जी। वैसे तो जो किसी देश, दो देशों के दरमियान या दो से ज़्यादा देशों के दरमियान जंग होना अपने आप में एक मानवता के खिलाफ जो परचम बुलंद करने वाली बात शुरू हो जाती है जब जंग शुरू होती है। जी। तो लेकिन ये ज़्यादा जो सीरियस जो डायमेंशन अख्तियार करती जा रही है चीज़, जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग है, इसमें जो भूखमरी है इसको वार टूल के तौर पे जो यूज़ किया जा रहा है, ये ज़्यादा मतलब इंसानी एंगल से, इंसानियत के एंगल से बहुत बुरी और ख़तरनाक डायमेंशन है इस जंग की। तो ये हैरानी वाली बात इसमें ये है कि ये जंग या ये टूल वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो नेतन्याहू अडॉप्ट कर रहे हैं जी। जो खुद यहूदी एक कम्युनिटी खुद इस प्रोसेस में से बहुत बुरे हालातों में से गुजरी है, और ये इनसे आस नहीं की जा सकती थी। जो हुआ है, सारा कुछ हो रहा है। और एक बहुत, मैं कुछ लाइनें पोइट्री की हैं, एक यहूदी पोइट ने ही लिखी थी, और वो हम चुप रहते हैं जब तो तक कैसे हमारी ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो वो हैं कि पहले हम कम्युनिस्टों के लिए आए, वो बोलता है कि मैं पहले कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रहा, फिर वो ट्रेड यूनियनिस्टों के लिए आए और मैं चुप रहा, फिर वो मेरे लिए आए तो मेरे बोलने के लिए मेरे लिए आदमी कोई बच्चा नहीं था। तो ये हालात बनता जा रहा है कि हम सारा वर्ल्ड, एक तरफ कहते हैं हम सारा वर्ल्ड एक हैं, कनेक्टेड हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हुए सारे चुप बैठे हैं। तो ये एक बड़ी कंट्राडिक्शन है, और जिसके रिपरकशन सीरियस हो सकते हैं और हो रहे हैं रादर। इसमें मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स एंगल है वो वायलेट तो होता है जब जंग होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जंग और अफेयर में कुछ भी फेयर नहीं चलता जी। लेकिन इस हद तक जो गिरावट आना, ये बहुत संजीदगी से सोचने वाली बात है। और इसमें हमें सारे सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों को नहीं, मैं कहता हूँ कि हर आदमी को इसके बारे में संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो भूख से तड़फ तड़फ के मरें, और आप इसको एक जंग का जो वो बना के टूल यूज़ करो। ये बहुत बुरी और बहुत ज़्यादा जो है अतनंदनीय घटनाएं हो रही हैं। तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि हमें सबको कुछ ना कुछ जो कर सकता है, एक इंडिविजुअल जो है उसको आवाज़ जितनी उठा सकता है उठानी चाहिए, और एक लामबंदी करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इसमें जो यहूदी हैं, सारे लोग एक से नहीं होते। यहूदियों की जो उनका इमेज है वर्ल्ड लेवल पे, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी आंच आ रही है इस मसले की वजह से। तो इसलिए यहूदियों को भी सोचना चाहिए ग्लोबल लेवल पे कि ज्यूइश जो हैं वो एक बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी रही है वर्ल्ड में। वो बहुत एक पहले विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी के तौर पे जानी जाती थी, आज वो खुद विक्टिम करने वाली कम्युनिटी के तौर से जाने लग गई है। तो ये उनकी जी, यानी आपका कहना है कि ये जो नरसंहार हो रहा है, इससे यहूदी समाज खुद को अलग नहीं रख सकता कि ये प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई सरोकार नहीं है। उनकी खामोशी इसमें पूरी तरह से जो है उनकी सहमति को दर्शाती है। ठीक है, एक छोटा सा करनी चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। हमारे साथ तायरा हसन भी लगातार जुड़ी हुई है, उनसे जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि क्या
तमाम लोगों को खुलकर बोलना चाहिए जो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी के लीडर्स तक ही हम क्यों अपनी अपेक्षाएं या उम्मीदों को, या फिर ये सोचते हैं कि उन्हीं का काम है, हमारी कोई जवाबदेही, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बात तो मानवता की हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। तो गजा में बच्चों का कातिल कौन कौन है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दर्शकों तक भी ये एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखकर ज़रूर विचलित होते होंगे, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। हमारे साथ ताहिरा हसन जुड़ी हुई हैं, उनके पास लेकर चलेंगे आप दर्शकों को। ताहिरा मैम, ये जो तस्वीरें आती हैं, और ये तस्वीरें थम नहीं रही हैं, बल्कि इनका जो दायरा है, जो क्षेत्र है, वो और व्यापक हो चुका है। गजा सिटी, ये तो पूरी की पूरी आबादी यहाँ पर अकाल का सामना कर ही रही है, लेकिन अब ये दक्षिणी और मध्य गजा तक भी पैर पसार चुका है। और आज ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ, इजरायली प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन जब एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो दोनों का असर्शन, दोनों का फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास आतंकवाद के पास दिखता है। किसी भी नेता की ज़ुबान पर गजा में उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस तरीके से खाना लेने के लिए जिस जगह पर वो जाते हैं, एक तो संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उनको गोली का भी डर है, उनको हमले का भी डर है। ताहिरा मैम, क्या ये देखकर आप हम कैसे अपनी बात पहुंचाए? मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ जी। नहीं, देखिए, बहुत ही पूरा जो ये दृश्य है, जो ये सिनेरियो इस वक्त चल रहा है गाजा में, ये बहुत तकलीफ देह है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स को भी बम्बार्ड कर दिया इन्होंने, उसको भी पूरा वो कर दिया, स्कूल्स को भी कर दिया, जो लोग रह रहे हैं रेजिडेंशियल उनको भी कर दिया। आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं, अगर आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, तो क्या आतंकवाद से लड़ते लड़ते वो इनोसेंट लोगों को भी तबाह कर देंगे? क्या वो 5 साल, जैसे आपने बताया, बिलो 5 ईयर के बच्चों को भी तबाह कर देंगे? मैल नरिश्ड बच्चे क्या बताएंगे? किस तरह की इंसानियत का, किस तरह की ह्यूमन राइट्स की बात ये कर रहे हैं? कि आप ये देखिए कि वहां पे इंसानियत कितनी शर्मसार हो रही है। आप कह रहे हैं हम सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, हम वर्ल्ड में अपना एक वो रखते हैं मुकाम, तो उस सिविलाइज्ड कंट्री में क्या इस तरह की हरकतों के लिए कोई जगह है? क्या इस तरह से बच्चे जो भूख से प्लेटें लेके खाना मांग रहे हैं, पानी की बोतल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोचिए। तो आप इस तरह से चुप है, तो भी कोई भी पावरफुल, अगर लोग चुप रहेंगे तो कोई भी पावरफुल मुल्क जो है किसी भी कमजोर मुल्क पे कभी भी इस तरह का कर सकता है, और वहां के लोगों को इस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर सकता है। तो यहाँ पे इंसानियत के लिए बोलने की बात है, यहाँ पे इसलिए बोलने की बात है कि सबके बका की बात है, सबकी सिक्योरिटी की बात है। यहाँ पे कोई भी मुल्क अगर मजबूत है तो कल को कहेगा दूसरे मुल्क के ऊपर कि या ये जमीन हम लेंगे, यहाँ हम या ये भी हमारा है। तो आखिर कोई चेक एंड बैलेंस वहां होना चाहिए। और जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे अरब इस्लामिक वर्ल्ड जो है, इसमें अभी दोहा में इनकी बैठक हुई, सभी डिग्निटरीज गए वहां पे, बड़े बड़े सब वहां पहुंचे, लेकिन क्या आउटकम हुआ? उन्होंने कहा कि उसको कहेंगे कि सीज फायर की बात करेंगे, बात करने से नहीं होगा कुछ। 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC ने बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग की। अब मुझे नहीं पता, अगर आपके पास कुछ अपडेट आया हो कि भाई उस बंद दरवाजे में जो क्लोज डोर मीटिंग थी उसका क्या कंक्लूजन निकाल के ये लाए जी। उसमें क्या इन्होंने कहा, किस तरह से ये इनोसेंट बच्चों को और महिलाओं को जो प्रेग्नेंट है, जो हॉस्पिटल जहाँ मेडिसिन नहीं है, अरे खाना नहीं है, हम मेडिसिन की बात क्या करें जी। जहाँ पे रोटी नहीं है जीने के लिए, वहां पे मेडिसिन की बात क्या की जाए? जहाँ पे लोग तिल तिल होके मर रहे हैं, जहाँ पे अभी खोदा जा रहा है कि अभी कितनी लाशें अभी दबी पड़ी हैं खंडहरों में, लोगों तक पहुंची नहीं है। तो वहां जहाँ पे इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है, वहां पर आके कंट्रीज जो हैं, जो पोजीशन रखती हैं, वो इस पे खड़ी क्यों नहीं हो रही हैं? आप आतंकवाद से लड़िए, लेकिन इन इनोसेंट के लिए तो कोई आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए ना। बिल्कुल। ताहिरा मैम, यहाँ पर हरविंदर सर ने ये बात रखी कि यहूदी समाज पूरी तरीके से खामोश है, तो क्या पूरा का पूरा यहूदी समाज इस नरसंहार को समर्थन दे रहा है? आप भी मानती? जी
नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी अमेरिका में जो रैलीज, बड़ी बड़ी रैलीज हुई थी, उसमें यही प्ले कार्ड लिए हुए थे वो, अपने अमेरिका में जो रह रहे हैं वो लिए हुए थे प्ले कार्ड, वो उसके खिलाफ कह रहे थे, कंट्री के खिलाफ अपने जुलूस निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए ये इंसानियत की बात है यहाँ पर, जो अभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी, ह्यूमन राइट्स की बात है, और ये सबकी सिक्योरिटी की जो मैं बात कहती हूँ, कोई भी मजबूत मुल्क कभी उठेगा दूसरे छोटे मुल्क को कहेगा ये हमारा है जी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ये शुरुआत हुई है ना, अभी तो नेतन्याहू ने शुरुआत की है। आतंकवाद के नाम पे क्या आप पूरे पूरे लोगों को, वहां रहने वालों को खत्म कर देंगे? जी, आप आतंकवाद जिनसे आपको लड़ना है, आप इतने एडवांस्ड हैं, आपके पास इतने वेपन इतने अच्छे, आप ही लोग तो हैं जो वेपन बेचते हैं, बिल्कुल, आप ही लोग तो हैं जो वॉर जहां होती है तो आप ही के वेपन जाते हैं भाई, आप ही शस्त्रों को बेच रहे हैं। तो आप उन शस्त्रों से उनको जितने भी हैं ये आतंकवादी आप कह रहे हैं, उनको पकड़ के, आपकी इंटेलिजेंस का भी जवाब नहीं है जी, जी, इजराइल के, उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए ना। किसने मना किया है? ये इनोसेंट बच्चों ने मना किया है, जो कंगाल होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल जिनके अंदर दम नहीं है, मैल नरिश्ड है। इन्होंने आपसे कहा कि मत मारिए उनको। जी, भाई उन्हें तो खाना पीना, एक जिंदगी जो होनी चाहिए वो तो मिलने दीजिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी, इतिहास इसको याद करेगा, ये हिस्ट्री तो में दर्ज होगा। जी, ताहिरा मैम, आपने कहा कि अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहूदी समाज के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर आप क्या अमेरिका में जो प्रशासन है, आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की जिम्मेदारी है या फिर लीडर्स का ही कसूर है इस भूखमरी के पीछे, चाहे वो ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, एक जनता भी होती है साथ, ऐसा नहीं होता है, बिना उसके तो ये पावर में भी नहीं आते हैं। जी, चंद लोग हर जगह होते हैं जो खड़े होते हैं इंसानियत के लिए, जो अपने जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं। तो वो लोग खड़े हुए, उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई कम्युनिटी का हो, उसमें सभी कलर कास्ट क्रीड के लोग खड़े हुए, तो उसमें यहूदी भी खड़े हुए। तो ये बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो पार में होता है, जो लीडर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्या होना। अब उनके पर कितना प्रेशर वहां की जनता बना सकती है, ये डिपेंड करता। जी, मैं यही सवाल हरविंदर जी से ले रही हूँ। हरविंदर सर, ऐसे में क्या माने कि नेतन्याहू और ट्रंप यही दो कसूरवार हैं? हालांकि ताहिरा मैम तो कहीं प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट की तीव्रता और आक्रामकता वैसी नहीं लगती कि उसका कोई असर। इस्लामिक कंट्रीज भी, मैंने कहा नेहा, इस्लामिक कंट्रीज भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, क्लोज डोर में मीटिंग क्या हुई वो बताएं भाई, क्लोज डोर की मीटिंग ना करें। वो बड़ी चिंता, ताहिरा मैम, मैं अपने दर्शकों के लिए भी जानकारी दे दूं, वो बड़ी चिंता सिर्फ और सिर्फ दोहा में कैसे इजराइल ने हमला कर दिया इस पर जताई गई है। किसी देश की संप्रभुता की डिग्निटरीज चले गए, अरब के सारे अरब वर्ल्ड के डिग्निटरीज चले गए कि उन्होंने लगा कल को हमारे ऊपर भी ना ऐसा कुछ हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। गाजा से एक डरे हुए लीडर्स का जमावड़ा कह सकते हैं, कुछ मतलब जी, डरे हुए लोग हैं, ये आप कह सकती है। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, बिल्कुल डरे हुए लोग वहां जमा हो गए। ठीक है, एक डरे हुए लीडर्स का जमावड़ा देखने को मिला दोहा में, लेकिन किसी में इतनी भी मानवता नहीं रही। और ये तमाम अमीर मुल्क हैं, सबसे बड़ी बात है, ये अमीर मुल्क गिने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये वो अमेरिका है जो खुद को दोबारा से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए टैरिफ कर रहा है दूसरे देशों पर, लेकिन ये तो कथित रूप से इनको ऐसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा आर्थिक रूप से। हरविंदर सर, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि इस वक्त मानवता की आवाज़ उठाने वाले कमज़ोर नज़र आते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति, रेस, क्या इतना बंटवारा हो चुका है कि मानवता को ही भूल गए, अपनी एग्जिस्टेंस को भूल गए? जी नेहा जी, असल में बात ये है कि एक प्रदर्शन करना, एक जस्ट कस्टमरी एंगल से प्रोटेस्ट करना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आपने एक, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन एक लामबंद तरीके से एक ऐसा जो मूवमेंट बिल्ड करना किसी चीज़ के खिलाफ जो गलत हो रहा है, और उसको कंक्लूसिव एंड तक लेके जाना,
ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि पंजाब और इंडिया में जो फार्मर मूवमेंट चली थी, उसका एक इम्पैक्ट ऐसा बना था कि उन्होंने कंक्लूसिव एंड तक ले जाके अपना जो रिजल्ट था वो दिखाया था। तो ये होता है असल में प्रोटेस्ट। ये नहीं है कि आप तख्ती दिखाई और जाके घर में आप खाना पीना नॉर्मल करने लग गए। तो मैं चाहता हूं कि यहूदियों को भी और सारी जो मानवतावादी लोग हैं सबको, यहूदियों को इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर ये आंच आ रही है एक किस्म की, और उनकी जो यहूदी कंट्री है, नरसंहार से उस रेस को जोड़ा जा रहा है जी। उस रेस को जोड़ा जा रहा है, और कॉमन मैन ये समझता है और समझने लग गया है कि जो यहूदियों के साथ हुआ था, अब वो यहूदी उससे भी बुरा कर रहे हैं दूसरे सिविलियंस के साथ। तो ये इमेज बनता जा रहा है। तो इस इमेज से बचने के लिए यहूदियों को ज़्यादा अपनी डिस्टिंक्शन देनी चाहिए कि हम नेतन्याहू या उस रूलर के खिलाफ है, हम उसके साथ नहीं हैं, उसकी पॉलिसीज के साथ नहीं है। एटलीस्ट ये कम से कम डिस्टिंक्शन करनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, अपनी इमेज और छवि को बचाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जो कौम या जो कोई खिता या रीजन किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा हो, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो उस चीज़ को सहने के बाद, उसकी पेन को बीयर करने के बाद उसको ये पता लग जाता है कि ये पेन दूसरे को ना दी जाए। तो यहूदियों ने वो पेन हिस्ट्री में सही है, तो यहूदियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ह्यूमनिस्टिक ज़्यादा हो क्योंकि उन्होंने ये पीड़ा सही है। तो उसमें एक एग्जांपल सिखों की है, जैसे सिखों ने भी यहूदियों जैसी हिस्ट्री रही है इनके भी हॉलोकास्ट हुए हैं, इनकी भी नरसंहार हुए हैं मुगल दौर के दौरान। तो उसमें जो है उन्होंने, अब उसकी एग्जांपल यह कि जैसे उनका फिर रूल आया, एक महाराजा रणजीत सिंह के दौरान सिखों का रूल आया, पंजाबियों का रूल जिसको कह सकते हैं, रादर सिख रूलर था और पंजाबियों का रूल था वो, जिसमें हिंदू सिख सब थे। लेकिन उसने उस दौर में ये प्रूव किया उन्होंने कि जो हमारे साथ हुआ है हम उससे बिल्कुल भी उस तरह का किसी और के साथ नहीं होने देंगे। हमने हिस्ट्री से लेसन लिया है, हम ह्यूमनिस्टिक एंगल से गुजरेंगे, चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और उसमें प्रूव भी किया उन्होंने कि हिंदू सिख मुस्लिम यूनिटी इतनी इंटीग्रेटेड रही है उस दौर में, और हर धर्म का सम्मान किया जाता था, हर जो है मतलब कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली भी दी गई थी, उनके रूलिंग में उनकी हिस्सेदारी थी। तो ये मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहूदियों से भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाना बनता है, तो इसलिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो एक नॉर्मली एग्जांपल दे रहे हैं या एक बिल्ड कर रहे हैं इमेज के, हम जो हमारी लड़ाई है वो हमास के खिलाफ है, वो टेररिज्म के खिलाफ है जी। तो जैसे मैडम ने पहले कहा, ताहिरा मैडम ने, तो भी टेररिज्म के लड़ने के लिए तो आप बहुत सक्षम हो। आप सिविलियन को अटैक करने की बजाय आपकी इंस्टीट्यूशन इतनी पावरफुल है, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क, आप टारगेटेड अटैक कर सकते हो, और इन्होंने किया भी है, इन्होंने कई बार किया इजराइल ने। लेकिन ये अच्छा, दूसरा यह कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के जो एक ब्रेक लेना होगा हरविंदर सर। हाँ प्लीज जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, माफ कीजिएगा रोकना पड़ा बीच में, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये बातचीत जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और आप दर्शकों से अनुरोध कि जुड़े रहिए जस्ट टीवी के प्लेटफॉर्म पर। लौटते हैं ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ नेतन्याहू दोषी हैं उन मासूम बच्चों को भूख से तड़पता छोड़ने के लिए, या फिर भूख से खाने के अभाव में मौत के घाट उतारने के लिए। हमारे साथ ताहिरा हसन और हरविंदर सिंह जुड़े हुए हैं लगातार। हरविंदर सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं ताहिरा जी के पास जाऊँ। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि आप जो इजराइल है वो इस पॉइंट को, अपना इस चीज़ को बिल्ड कर रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए इनह्यूमन होते जा रहे हो, और आप एक काउंटर टेररिज्म डेवलप कर रहे हो, स्टेट टेररिज्म कर रहे हो आप, बच्चों की भूखमरी को टूल बना के। तो आप तो उनसे भी बड़े खतरनाक टेररिस्ट साबित हो रहे हो टेररिज्म के खिलाफ लड़ते। व्हाट इमेज यू आर गिविंग टू वर्ल्ड। तो वो बच्चे जब कल बड़े होंगे, जो सर्वाइव करेंगे, वो इस बात से हमें शर्मसार करेंगे हिस्ट्री को कि ये हम उस समय पैदा हुए जब इस तरह के नेता लोग होते थे जो बच्चों के ऊपर भी अटैक करते थे, उनको भूखा मार के भी रखते थे,
टूल बनाते थे, और हम उस दौर में पैदा हुए जब वर्ल्ड के सब लोग चुप थे जब हम मर रहे थे भूखे। तो जी। ये हमारे सबके लिए शर्मसार होने वाली बात है। तो बिल्कुल। हमें इस इशू के ऊपर कुछ जरूर सोचना बनता है, करना बनता है। जी ताहिरा मैम, दावा तो किया जा रहा है आतंकवाद का सफाया करने का, दावा किया जा रहा है हमास के सफाए का, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें आती हैं ऐसा लगता है कि वो जो मासूम बच्चे, उनकी मनोदशा पर, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा। क्या गारंटी है कि तमाम बच्चे बड़े होकर हाथों में बंदूक नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे दिन देखे हैं जब वो खाना लेने जाते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। उनकी माँओं को बार बार, पता नहीं कितना उन्होंने अपनी गृहस्थी को संजोया होगा, बार बार इस जगह से कभी ये फरमान आ जाता है आप दक्षिणी गजा को छोड़ दीजिए, कभी सेंट्रल गजा को छोड़ दीजिए, गजा सिटी को छोड़ दीजिए, आपकी कोई ज़मीन ही नहीं है। इज़राइल की मन मर्जी है, वो चाहे कहीं भी बम बरसाए, कहे कि हमास है और हम यहाँ पर उसका खात्मा करना चाहते हैं, और तमाम डेमोक्रेसीज खामोश हैं। क्या गारंटी है कि ये बच्चे आतंकवादी नहीं बनेंगे? जी नहीं, देखिए बच्चों के ऊपर तो स्कार तो होगा ही बहुत जबरदस्त, लेकिन उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जिनके न माँ है न बाप है। जी कितने बच्चे दिखाए जा रहे हैं छोटे छोटे हैं, उनको एडॉप्शन के लिए भी कोई एडॉप्ट नहीं कर सकता। वहां पे कौन एडॉप्ट करेगा बताइए? उन बच्चों के बारे में मैं कहती हूँ, अगर आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं फिर इन बच्चों के बारे में सोचते हैं? जी इनको वहां से निकाल के ले जाइए, रखिए, अच्छे से रखिए, इनको पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। अगर आपकी मंशा आतंकवाद से, पहली बात तो ये नया कि अगर मंशा आतंकवाद से लड़ने की है जी तो आप इनोसेंट लोगों को इस तरह से, बिल्कुल सही कहा आप, इससे पहले पैनलिस्ट थे हमारे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये शर्मसार करती है कि थाली लिया हुआ बच्चा, जो पिक्चरें आती है बार बार आती है कि वो खाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि उस थाली में कुछ पड़ जाए, उनकी जी प्लेट में कुछ पड़ जाए, है? तो आप सोचिए कि वो बच्चे किस तरह के, एक कहा था चैनल पे मैंने देखा था कि बच्चा, उसके हाथ में कुछ खाने का दिया गया है, तो एक जर्नलिस्ट कोई कवर कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है, उसको लग रहा है कि वो भी ऐसे ही भूखा है बेचारा, उसको भी हम ऑफर कर दें। तो सोचिए वहां पर कितनी शर्मसार है ह्यूमैनिटी। जी जी तो ऐसे 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 माहौल में ये कहना कि कोई समझ नहीं रहा है, हर आदमी समझ रहा है। जहाँ पे हॉस्पिटल पे बम मारे जा रहे हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट महिला दम तोड़ रही है, जहाँ पे जख्मी लोगों को ले जाया जा रहा है, वहां पे जहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है जी कि उनको स्टिचेस भी लगाई जाए प्रॉपरली। ऐसे ही डॉक्टर्स जो बेचारे हेल्प कर रहे हैं वो लगा रहे हैं। तो जाहिर है बच्चा जो देख रहा है वो कितना अंदर उसके गुस्सा, जो बच्चे थोड़े समझदार हैं वो क्या बनेंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल। उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान बन के तैयार होंगे। तो आप अगर अच्छे इंसान बना के तैयार करना है तो माहौल तो दीजिए, बच्चों को समझ में तो आए, औरतों को समझ में आए कि भाई आतंकवाद से लड़ रहे हैं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल टारगेटेड कर रहे हैं। इनकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि ये टारगेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ये हैं। कैसे? इजराइल बिल्कुल दुनिया का आसानी सबसे, से। अगर स्पाईवेयर बनाने में और स्पाई की दुनिया में सबसे ताकतवर कोई देश है तो वो इजराइल है, तकनीक में बिल्कुल। सबसे माहिर। जी हरविंदर सर, ऐसे जी। में सवाल उठता है कि हमने देखा भी हाल ही में ब्रिटेन में एक सिख महिला के साथ रेसिस्ट अटैक हुआ, गैंगरेप किया गया, कहा गया अपने देश वापस जाओ। तो कहीं ना कहीं रेस, कास्ट, रिलीजन, इसके नाम पर हमले बढ़ गए हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ब्रिटेन में तो इसको सरकार ने हाथों हाथ लिया और एक संदिग्ध पकड़ा गया है और इसका रोष भी काफ़ी दिख रहा है सड़कों पर, लेकिन ये वही सिख समुदाय के लोग हैं। मैं समझना चाहती हूँ गजा को लेकर कितनी बार प्रोटेस्ट मार्च निकाला? हरविंदर सर। हाँ नेहा जी, ये चीज़ जो है ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पुराने मतलब समय से चलती आ रही है, और ये शर्म की बात यह है कि 21वीं सदी में भी ये हमें इस तरह की जो रेसिज्म और कलर और कास्ट या रिलीजन के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं, तो इसका जो मैं समझता हूँ कि जो पहले भी मैं कहता रहता हूँ, आपसे जो बातचीत होती रही है मेरी पहली टॉक्स में, कि इसका जो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जब तक हम जो हमारी धरोहर में भी है, उसका जो रूट्स में ये चीज़ पड़ी है कि हमारे सूफियों ने, गुरुओं ने
पीरों फकीरों ने एक दिया है कि हमें जब तक दूसरी एंटिटी जो है, दूसरी आइडेंटिटी है, जब तक उसको हम रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, जी उसकी उसकी कल्चरल आइडेंटिटी की, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी की, उस जेंडर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो ये फिलोसॉफिकल बेसिस तो ये है इस चीज का, और ये हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है इस चीज को। तो हम पर सब हम लोग यहाँ अपेक्षा कर सकते हैं कि यूके में कम से कम, जिसकी सरकार भी Yes. साथ है, मैं कहती Yes. हूँ यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रखती हूँ, यूके की सरकार वो पहली सरकार है शायद जो गजा के बच्चे को इवैक्यूएट करके यूके में लाकर एडुकेशन की बात करती है, उनके इंजरीज के ट्रीटमेंट की बात करती है, उनके भविष्य की बात करती है। तो जी, कम जी। से कम यूके में जो रह रहा सिख समुदाय है या फिर अलग अलग धर्म और जाति के या समाज के लोग हैं, वो गजा के बच्चों के लिए इस तरह से आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज मजबूत बना सकते हैं। जी हरविंदर जी, इसमें ये है कि मैं यूके में 2 दफा गया हूँ। मैं पीछे 2 महीने पहले ही जाके आया हूँ, मई जून में। जी तो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि वहाँ रेसिज्म बहुत रहा है। पहले सिखों ने बहुत स्ट्रगल किया, जी सिखों ने और एशियंस ने, सारे ने, मतलब पाकिस्तान के जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो पंजाबी गए हैं वहाँ, दूसरे लोग गए, सिंधी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेसिज्म का फेस किया है, स्ट्रगल किया है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक स्टेबल लेवल पे आ गया है वहाँ। अब गवर्नमेंट के लेवल पे ठीक है सिस्टम, जी बिल्कुल, लेकिन कम्युनिटी के लेवल पे अभी मसले हैं वहाँ। इवन मैं खुद फेस किए हैं। मैं वहाँ मतलब कुछ जगह पे मुझे टाउंटिंग भी की गई है, कुछ जगह पे मेरे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी गई हैं मेरी टर्बन देख के। तो ये चीज़ें अभी कम्युनिटी में हैं थोड़ी बहुत, लेकिन स्टेट लेवल पे उनका जो लॉ है वो स्ट्रांग है। और जो गजा के मामले में मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ठीक है, उनका जो स्टैंड है। और जो असल में जो ये मैं समझता हूँ कि ये जो अभी ब्रिटिश सिस्टम अभी है ना यूरोप में या ब्रिटिश में, जो ये कंट्री है, इनमें अभी कुछ लॉ ह्यूमन राइट्स एंगल ऐड हो गया है रिसेंटली, लेकिन सारी प्रॉब्लम की जड़ पहली इन्हीं की पैदा की हुई है। जो कॉलोनियल सिस्टम था वहीं प्रॉब्लम शुरू हुई है। जो गजा का मसला भी है, गजा का मसला भी ये 1948 में जब वो इजराइल उन्होंने बनाया है, कॉलोनियल स्टेट से उन्होंने जाने के समय जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को डिवाइड किया है, तो यहाँ डिवीजन कर दी है कम्युनिटीज की, तो वहाँ भी उन्होंने कम्युनिटी को डिस्टेबल कर दिया है। वहाँ इजराइल, वहाँ उन्होंने जो बेसिकली क्या है, उन्होंने प्रॉमिस करके वो पीछे हट गए थे। तो उस वजह से उनके अंदर रोष है, वो रोष अभी तक चलता आ रहा है कि आपने पहले उनको उस्मानी रूल में वहाँ उनको बोला कि आपको अरब जो है एक फ्री कंट्री आपको देंगे, उसके बाद आप उनको देने की बजाय आपने इम्पोज कर दिया उनके ऊपर। इजराइल जो गजा में रह रहे उनकी कम्युनिटी जो सदियों से रह रहे लोगों, उनकी आपने धरती छीन ली, तो वो कैसे मतलब एकदम से स्टेबल हो जाएंगे उनके अंदर। और आज तक करते ही आ रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीजें हिस्ट्री में पड़ी हैं। आज आप एक देख रहे हो कि आज जंग लगा हुआ, ये आज का जंग नहीं है, जंग उनके दिलों में बहुत देर से चल रहा है, उनके फिलिस्तीनों के अंदर। तो ये चीजें साथ लेकिन वो जमीन छोड़ेंगे नहीं। कई जगह पर मैंने फिलिस्तीनियों की जो आवाज है उनको सुना है, तो ये साफ उनका इस इरादे से उनको कोई डगमगा नहीं सकता कि कोई उनसे उनकी ज़मीन छीन लेगा। एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद लौटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गजा में नरसंहार, छोटे छोटे बच्चों को भूख से मारने वाले असल में कौन है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सीधे चलते हैं ताहिरा जी के पास। ताहिरा मैम, आतंकवाद इतना बड़ा दुश्मन हो गया है कि ये मानवता की भी परवाह नहीं करता। एक आतंकवाद की लड़ाई भारत ने भी लड़ी, तो क्या हम ये समझे कि दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के उदाहरण मौजूद हैं, और भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया वो सही एक तरीका था? देखिए, भारत में जो भी आतंकवाद के खिलाफ चला था, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही हैं? जी जी, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें किसी कंट्री में हमने कुछ वहां बर्बादी तो नहीं की ना। तो भाई देखिए, मेरा कहना है कि अगर आपके यहाँ कोई आतंकवाद करता है तो आप कोशिश कीजिए कि उन आतंकवादियों को पकड़िए और आतंकवादी के जड़ में जाइए कि आतंकवाद है क्यों जी, इसकी जड़ें कहाँ हैं। अगर आप सच में आतंकवाद को इरेडिकेट करना चाहते हैं तो आपको उस जड़ में जाना होगा कि इसकी आतंकवाद कहाँ से आ रहा है।
जी। उस जड़ को काटना होगा आपको आतंकवाद के लिए। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवाद के लिए कभी लड़े कभी नहीं लड़े, इस तरह से नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी। लेकिन इस तरह से आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप ना, कि मान लीजिए कहें कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, अपनी कंट्री के किसी हिस्से में आतंकवाद से लड़ने लगे और वहां पर वहीं पे इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दें कि भाई हम यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, तो मारना शुरू कर दें, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल सब मिसमार कर दें। तो जी। ये तरीका नहीं है आतंकवाद से लड़ने का। जी। आतंकवाद से लड़ना, और फिर वो कंट्री, मैं कह रही हूँ यहाँ हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीन के उन बेचारे मजलूम बच्चों की, औरतों की, आदमियों की, जिनको पता ही नहीं, जिनकी जिंदगी हर रोज, मतलब हर रोज उन्हें पता नहीं कल की सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बिल्कुल। और सोचिए उससे भी बुरा है कि जो बचे हैं वो भूख से 2-2 3-3 दिन भूख से तड़प रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। कैन यू इमेजिन कि इस दौर में जब हम कह रहे हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, अब तो सिविलाइज्ड लोगों में लिए जाते हैं ना, बिल्कुल। वो कौन से सिविलाइज्ड, उस पे कहीं कोई जगह है कि जहां पे हम वॉयलेंस करें, दूसरों को आतंकवाद के नाम पर मारे पीटे? अरे आतंकवाद जहां पे है उसको आप खत्म कीजिए, आतंकवाद के नाम पे इनोसेंट को नहीं। बिल्कुल। ताहिरा मैम, ऐसा क्या लगने लगा है, क्यों करेंगे? ऐसा क्या कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से जिन नेताओं का चयन हुआ है उनका अब संवाद से भरोसा हट गया है, वो भी आतंकवादियों की तरफ बंदूक ही उठाने में जो है अपनी सफलता मानते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी कथित रूप से हैं तो हम उनके नाम पर बंदूक उठाते हैं, वो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट एक इलेक्टेड लीडर्स का दिखने लगा है और इसमें साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका दे रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अब ये डेमोक्रेसी की, मैं तो यही कहूंगी कि डेमोक्रेसी की ABCD पे नहीं चल रहे हैं वो, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी को समझते हैं तो वहां बिना संवाद के कैसे होगा जी। डेमोक्रेसी में आप कहते हैं ना, डेमोक्रेसी है ये, जहाँ पे लोगों को कहने की पूरा राइट है, हम अपनी बात कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सिटीजन हैं, कह सकते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, वो सुनेंगे क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक की बड़ी अहमियत होती है, बिल्कुल। जबकि अमेरिका में नो डाउट उनके सिटीजन की बड़ी अहमियत है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो गाजा के बारे में नहीं सोच रहे हैं जी। लेकिन ताहिरा मैम, गजा की आग अमेरिका में भी भड़क रही है। हमारे दर्शक बेहतर जानते होंगे जो अमेरिका में बैठे हैं, गजा की आग ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं भड़क रही है। अभी हमने देखा कि ट्रंप के एक बेहद ही करीबी जो समर्थक हैं चार्ली कर्क, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह आंच लगी है तो दूसरे के घर ही जल रहे हैं, हमारे घर को फर्क नहीं पड़ता। अगर अब कास्ट उठेगा जी बिल्कुल, फिर चिंगारी भी होगी वहाँ कहीं बिल्कुल। कहीं। अगर आप नस्ली आधार पर भेदभाव करेंगे, धार्मिक आधार पर भेदभाव करेंगे तो सिर्फ एक कुनबा नहीं, तमाम कुनबे जल जाएंगे। हरविंदर सर, आपसे एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। अमेरिका भी कम तनाव का सामना नहीं कर रहा है। ऐसा कभी कभार लगने लगता है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े बड़े शहरों में ट्रंप कर रहे हैं, वहाँ पर भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कहीं ना कहीं इन नेताओं को शायद कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है स्पष्ट कि जनता उनके चलाए हुए नीतियों पर भरोसा नहीं कर रही या उसे समर्थन नहीं दे रही है, और ये तमाम आग की वजह है। जी मैं ये समझता हूँ नेहा जी कि हमें ये बदकिस्मती है हमारी आज के ज़माने में कि हमें जो नेता वर्ल्ड लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज में, उनके अंदर स्टेट्समैनशिप वाली बात नहीं है जी। जो बहुत से पुराने लीडर होते थे जिनके अंदर एक उनका अगर विरोध भी वो करते थे किसी चीज़ का तो वो एक इखलाक और एक जो मिनिमम ह्यूमन वैल्यूज है उनका ध्यान रखते थे। तो वो अब तो ये वहाँ ये इतने अनप्रडिक्टेबल हैं कि ये पता नहीं कब क्या अनाउंस कर दिया और उसका असर सारी दुनिया में जाता है। आज जुड़े हुए हैं हम सब लोग और अमेरिका जैसी कंट्रीज का बहुत ज़्यादा जाता है। तो मुझे ये इसकी एग्जांपल मैं कॉन्ट्रेरी ये देता हूँ आपको कि जब ये फ़लस्तीन बना, जब ये इजराइल बना था 1948 में, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नेताओं की, तब इस चीज़ का जो है भारत ने बहुत खिलाफ मुखालफत की थी इस चीज़ की, और महात्मा गांधी ने लिटरली कहा था, जो जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं,
जी। लिटरली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो फ़लस्तीन है वो फ़लस्तीनियों का ऐसे है जैसे ब्रिटिश लोगों का ब्रिटिश एरिया है, और जो ब्रिटेन है। फ्रांस जी ब्रिटेन है, फ्रांस वालों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है। तो जी उनका हक है उस कंट्री के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ हुआ। मेरा मतलब यह है कि तब नेता जो है वो एक इखलाक के ऊपर बात करने वाले होते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, और जी। भारत इस चीज को मान्यता देने में भी बहुत हिचकिचाता रहा है। पहले और देशों में रहे। पहले जी तो मेरा जी मतलब यह है कि वो एक फंडामेंटल जो चीजें होती थी उनके ऊपर हमारा इखलाक होता था चीजों के ऊपर। तो अब वो खत्म होता जा रहा है। आज हम बात ही नहीं कर रहे उस तरह की, कोई भी नेता नहीं कर रहा, कोई भी ह्यूमन एंगल से बात हो नहीं रही। जी तो ये एक गिरावट आ रही है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, जो चीजें उठाते हैं, बात करते बिल्कुल हैं। तो हमें उनके ऊपर टेक रखनी चाहिए, हमें होपफुल रहना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि गाजा एक जो जो फलस्तीन है एक स्ट्रिप नहीं था, वो ऐसे पट्टी नहीं था, वो एक जी कंट्री है, कंट्री था। हम्म। हर जी कंट्री की एक सिविलाइजेशन होती है, उसकी एक जुबान होती है, उसका सकाफत कल्चर होता है। तो बिल्कुल उसके उसको खत्म करने की जो कोई भी कोशिश हो उसको विरोध करना चाहिए। आज आज फलस्तीनियों के पास एक पट्टी रह गई है, और पट्टी तो कम से कम बचा के रखने की उनको इजाजत दो। हमें सबको सबको सपोर्ट करना चाहिए कि उनका कल्चर, उनकी जुबान, उनकी ये खाने वाली या बच्चों की जो उनकी भूखमरी है, इसके जी अलावा भी ये सोचने वाली बातें हैं कि जी उनका कल्चर, उनकी जो सब जुबान है, सबको बचा के रखने के लिए कम से कम स्ट्रिप को बचा के रखने की हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद करना चाहूँगी हरविंदर सर, आपका भी, बहुत ताहिरा शुक्रिया, मैम आपका भी, कि आपने बहुत शुक्रिया। अपना समय दिया। और एक बात अपनी तरफ से मैं ज़रूर अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि किसी भी आवाज़ को मजबूत बनाता है सोशल प्लेटफॉर्म। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों बाढ़ आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ है, बीसीसीआई को बायकॉट करना चाहिए कम से कम भारत में, क्योंकि क्रिकेट को एक धर्म के समान माना जाता है। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अफसोस होता है कि यही आवाज़ें जो है गज़ा में भूख से बिलखते बच्चों के लिए नहीं उठती हैं। तो भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ मानवता की आवाज़ क्यों इतनी कमज़ोर नज़र आती है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर? हमें लिखकर पहुँचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।